तो आज की क्लास में हम अपना जो चैप्टर 3 है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इससे पहले हम चैप्टर 1 एंड 2 को देख चुके हैं, उसमें जो भी हमारे कोड्स थे 2nd के अंदर उनको देख लिया हमने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की क्या होती है एंड डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर में किस तरीके से पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं सब और उनकी क्या-क्या पावर्स होती हैं, ठीक है? ये सारी देखी थी। अब हम कोर्ट्स की पावर देखेंगे कि जो हमने कोर्ट ऊपर डिस्कस किए थे, उनकी पावर्स क्या होती हैं। ठीक है? देखो ये 21 में क्या बोल रखा है कोर्ट बाय विच द ऑफेंसेस आर ट्राइबल मतलब कौन-कौन से कोर्ट्स होते हैं जिनके अंदर क्या किए जाते हैं जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको ट्राइबल किया जाता है कौन से कोर्ट्स के अंदर ट्राइबल किया जाता है ठीक है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता एन ऑफेंस अंडर द पी भारतीय न्याय संहिता 2023 may be tried by the high court or the court of session or any other court by which such offense is shown in the first schedule to be tribal ठीक है अगर कोई भी ऑफेंस जो है हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसकी ट्रायल कौन करते हैं या तो हाई कोर्ट में होती है या कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर की जाती है या फिर कोई भी अदर कोर्ट्स होते हैं जिनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि इन ऑफेंस के लिए ये कोर्ट ट्रायबल होंगे ठीक है देन प्रोवाइजो क्या बोल रखा है प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर द सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता ये हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करता है कि इनकी जो ट्रायल होती है एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ओवर बाय अ वुमेन ठीक है ये जितने भी ऑफेंसेस होते हैं इनमें एक स्पेशलिटीज ये होती है कि इसमें जो ट्रायल जो हेल्ड की जाएगी वो प्रेसाइड ओवर कौन किया जाएगा वुमेन होनी चाहिए मतलब वुमेन जज होना चाहिए एंड हम आगे इन्फॉर्मेशन वाले में देखेंगे कि अगर ऐसे ऑफेंसेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है तो वो भी वुमेन पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी वुमेन ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा की जाती है और जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है वो भी हमारे वुमेन जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं उनके द्वारा ही जो ऑफिसर्स होता है उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट बोल रखा है कि एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ when any court is mentioned in this behalf in such a law we tried by the such court and though when no court is mentioned may be tried by the high court or any court by which the such offense is shown in the first schedule to be tribal देखो ऊपर हमने फर्स्ट जो भी क्लॉज था ए जो क्लॉज था उसके अंदर हमने देखा था कि जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो 3 कोर्ट्स आते हैं वहाँ एक तो हाई कोर्ट आता है एक कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं और दूसरे वो कोर्ट्स होते हैं जिनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डिफाइन किया गया है कि ये स्पेसिफाई किया गया है कि इस ऑफेंस के लिए ये कोर्ट ट्रायबल होंगे ठीक है सब क्लॉज सेकंड क्या बोल रखा है कि वो ऑफेंसेस जो कि अदर देन कोई भी अदर अदर लॉ के अंदर है ठीक है कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो किसी अदर लॉ के अंदर है बीएनएस को छोड़कर किसी और लॉ के अंदर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है अगर वहां पे कोई कोर्ट मेंशन है उसके रिगार्डिंग तो वो कोर्ट ट्रायल करेगी लेकिन अगर कोई मेंशन नहीं है कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा और एनी अदर कोर्ट जो जिनका ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ट्रायल बताया गया है वो सारे कोर्ट्स इसमें ट्रायल करेंगे ठीक है क्लियर हो गया नेक्स्ट हम चलते हैं 22 क्या बोल रखा है व्हेन द सेंटेंस विच द हाई कोर्ट और द सेशन कोर्ट में पास मतलब कौन कौन सी सेंटेंसेस होती हैं जिनको हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन पास कर सकते हैं कितनी लिमिट होती है उनकी सेंटेंस पास करने की ठीक है तो हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस अथोराइज बाय द लॉ हाई कोर्ट जो होती है उसके पास पावर होती है कि वो कोई भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं पास कर सकते हैं जो अथोराइज की जाती है लॉ के द्वारा तो इनकी कोई लिमिट नहीं होती है जो भी लॉ कोर्ट लॉ के द्वारा उनको अथोराइज की जाएगी जो भी उनके रूल्स बुक होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो उतनी ही क्या करेंगे पनिशमेंट जितना अथोराइज है उनको उतनी पनिशमेंट क्या करेंगे वो पास करेंगे सेंटेंस दे सकते हैं तो ठीक है सेशन जज क्या बोल रखा है सब सेक्शन 1 बोलता है द सेशन अ सेशन जज और द एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस अथोराइज बाय द लॉ ठीक है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी क्या कर सकते हैं में पास कर सकते हैं एनी सेंटेंस जो अथोराइज कर रखी है उनको लॉ के द्वारा जो अथोराइज कर रखी है उतनी सेंटेंस को दे सकते हैं लेकिन but any sentence of the death passed by such session judge shall be subject to the confirmation by the high court ठीक है इनके पास ही फुल पावर है कि ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं लेकिन अगर जब ये डेथ सेंटेंस देंगे ना कोई भी डेथ सेंटेंस जब ये पास करेंगे तो ये क्या करेंगे जो भी जज डेथ सेंटेंस देगा वो कंफर्म करेगा जो भी डेथ सेंटेंस दे रहा है उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट से लेंगे पहले देन उसके बाद में क्या करेंगे हमारे ये डेथ सेंटेंस दे सकते हैं बाकी जितने भी हमारे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया वो सेंटेंस ये बिना कन्फर्मेशन के दे सकते हैं लेकिन जब डेथ सेंटेंस की बात आएगी तो इनको कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट के द्वारा ठीक है हाई कोर्ट जब इनको कंफर्म कर देगा अथोराइज कर देगा देन ये सेंटेंस डेथ सेंटेंस दे सकते हैं किसके पास है सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज की बात कर रहे हैं नेक्स्ट है हमारा 23
सेंटेंस विच द मजिस्ट्रेट में पास, कौन कौन सी सेंटेंसेस होती हैं जिस तरीके से मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होती है कि कौन सी सेंटेंस दे सकते हैं। जैसे मजिस्ट्रेट हमारे सीजीएम साहब हो गए, फर्स्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गए, सेकंड क्लासेस। तो फर्स्ट बोल रखा है द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो हमारे सीजेएम साहब, सीजेएम जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ द डेथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ और इम्प्रिजन फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर। ठीक है, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो ऑथोराइज कर रखी है लॉ के द्वारा, लेकिन कौन सी नहीं कर सकते हैं? डेथ सेंटेंस नहीं कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, और इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हैं उतने टर्म की जो एक्सीड कर रहा हो 7 ईयर से। मतलब इसमें बोल रखा है कि सीधी सीधी सी जनरल है कि सीजेएम साहब जो है उनके पास कितनी पावर होती है कि वो 7 साल तक की ही पनिशमेंट दे सकते हैं, 7 साल से ज्यादा की डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सबसे से सेकंड क्या बोल रखा है, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का जो कोर्ट है, वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, तो मे पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो इनके पास पावर कितनी होती है, 3 साल तक की पनिशमेंट की, ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दे सकते हैं। और ऑफ द फाइन नॉट एक्सीडिंग, फाइन कितना दे सकते हैं, 50,000 रुपीज का फाइन हो सकता है, बोथ हो सकते हैं। और कम्युनिटी सर्विसेज की पनिशमेंट भी ये दे सकते हैं। जो हमारा ये जो कम्युनिटी सर्विसेज जो है, ये हमारे न्यू सिक्स पनिशमेंट के तौर पे ऐड की गई है सेक्शन 4 के अंदर, पीएनएस में। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रखा है कि अगर जो हमारे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं तो ये 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। फाइन अगर देना होगा तो 50,000 तक का फाइन दे सकते हैं, और कम्युनिटी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि कोर्ट ऑफ जो हमारे सेकंड क्लासेस हैं, जो सेकंड क्लास के जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो कितने दे सकते हैं हमारे इम्प्रिजन फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से एक्सीड नहीं करेगी, मतलब 1 साल तक की ही पनिशमेंट दे सकते हैं। फाइन की बात करते हैं तो 10,000 रुपीज का फाइन हो जाएगा। एंड बोथ हो सकते हैं, एंड और क्या देंगे, वो कम्युनिटी सर्विसेज के दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो सीजीएम साहब की हमने देखी थी पनिशमेंट कितनी कितनी पावर है उनकी पनिशमेंट देने की, तो 7 साल तक की है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। डेथ सेंटेंस हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, या एक्सीडिंग 7 ईयर, ये पनिशमेंट नहीं दे सकते, केवल और केवल 7 साल की दे सकते हैं। फाइन की बात करते हैं तो उनकी फाइन की ऐसा कोई यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन उसका हम बोल सकते हैं कि जितना उनकी पावर में होगा उतना दे सकते हैं फाइन। ठीक है, सबसेक्शन सेकंड क्या बात करता है, कोर्ट ऑफ जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बारे में बात करता है कि वो कितने दे सकते हैं, 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, 3 साल से एक्सीड नहीं होगी पनिशमेंट। और जो भी फाइन देंगे वो 50,000 तक का देंगे, और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए लायबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्लासेस के लिए कितनी दे रखी है, 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, और फाइन देखें तो 10,000 रुपीज का फाइन दे सकते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज पनिशमेंट दे सकते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रखा है, कम्युनिटी सर्विसेज। अब कम्युनिटी सर्विसेज होता क्या है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, सेल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर अ कन्विक्ट टू परफॉर्म एज एन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन। मतलब ऐसा कोई भी पब्लिक का जो वर्क होता है, ऐसे कोई भी परफॉर्मेंस करना कम्युनिटी एट लार्ज के फेवर में हो, जो ऐसी कोई भी परफॉर्मेंस करना, कोई काम वगैरह करना कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा, जिसके लिए उसे कोई रेम्युनरेशन, कोई सैलरी वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो हमारी कम्युनिटी सर्विसेज में आती हैं, जो कि प्यूपिल्स के वेलफेयर के अंदर होती हैं, कम्युनिटी एट लार्ज के बेनिफिट्स में होती हैं ऐसी पनिशमेंट देना, जिससे कि उसको कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर आती है। 24 क्या बोलता है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर जहां सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, अगर डिफॉल्ट हो जाता है फाइन पे करने में, तो किस तरीके से हैंडल किया जाएगा उसको। तो द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज अथोराइज्ड बाय द लॉ। ठीक है, जो भी हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट साहब, अगर डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट ऑफ फाइन में डिफॉल्ट हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, जो भी पनिशमेंट देंगे, जो भी अवार्ड देंगे, वो देंगे जो अथोराइज है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें प्रोवाइजो क्या बोल रखा है, प्रोवाइजो दैट द टर्म इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। ठीक है, कि जो भी वो टर्म पनिशमेंट दे रहे हैं इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फॉर, जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन किया है, उसके एवज में जो भी पनिशमेंट उसको दी जा रही है ना, जो भी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, वो कितनी नहीं होनी चाहिए, नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। जो 23 में जो पावर्स दे रखी है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की, उससे एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए लिमिट। ठीक है, बी बोल रखा है शेल नॉट वेयर द इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस, अगर जो भी हमें इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं वो एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस के पार्ट में है,
ठीक है, मतलब उसका पार्ट ही है, जैसे पहले सेंटेंस दी थी उसी के एवज में, उसके पार्ट में के तौर पे उसको दी जा रही है। तो वो क्या नहीं करेगी, शेल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज अ पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस, अदरवाइज देन एन इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। देखो इसमें बोल रखे हैं कि पहला तो बोल रखा है कि जो 23 में जो पावर दे रखी है मजिस्ट्रेट की, उससे एक्सेस नहीं होनी चाहिए कोई भी जो भी टर्म दे रहे हैं। दूसरा बोल रखा है कि जो भी हम पनिशमेंट दे, जो भी हम उसको डिफॉल्ट पेमेंट के लिए अवार्ड जो पनिशमेंट दे रहे हैं, वो ऐसी कैसी होगी, सब्सटेंटिव का पार्ट होगी, जो भी सब्सटेंटिव सेंटेंस है उसका पार्ट होगी। तीसरी दूसरी चीज क्या बोल रखा है कि कितनी हो सकती है पनिशमेंट, शेल नॉट 1/4, ठीक है, एक्सीड नहीं करेगी 1/4 से, मतलब जो भी मजिस्ट्रेट की पावर है, जितने वो कॉम्पिटेंट है मैक्सिमम पनिशमेंट देने के लिए, उसका 1/4 होना चाहिए। मैक्सिमम नहीं बोल सकते, लेकिन जितनी पावर है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर कितनी है, 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, उसका 1/4 ही वो क्या अवार्ड कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, सबसेक्शन सेकंड क्या बोल रखा है, द imprisonment awarded under this section may be in addition to the substantive part sentence। जो substantive sentence होगी ना, जो पहले से ऑलरेडी उसने कन्विक्ट किया है, जिसके लिए फाइन में उसने वो कर दिया था, डिफॉल्ट कर दिया था, उसके एडिशन में होगी ये पनिशमेंट जो होगी, imprisonment for the maximum term awarded by the magistrate under ठीक है, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट वो दे सकते हैं उसके एडिशन में होगी ये, और उसी का 1/4 उसके पनिशमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सेंटेंस इन द केस ऑफ द कन्विक्शन ऑफ सेवरल पर्सन एट द वन ट्रायल। इसमें बोल रखा है कि अगर कन्विक्शन किया गया है काफी सारे सेवरल ऑफेंसेस के लिए किसी एक पर्सन का एक ही ट्रायल के अंदर, तो किस तरीके से डील करेंगे। व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट अ वन ट्रायल, किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है एक ही ट्रायल के अंदर ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस के लिए, 2 या 2 से अधिक ऑफेंसेस का चार्ज लगाया उसके ऊपर। ठीक है, तो कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो हमारा सेक्शन 9 जो है हमारा भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है, जिसमें हमारा वो दे रखी है, जिसमें बोल रखा है ना कि सेवरल ऑफेंसेस वाली पनिशमेंट दे रखी है कि सेवरल ऑफेंसेस कमिट करते हैं तो उसकी लिमिटेशन जो दे रखी है। ठीक है, उसके सब्जेक्ट रहते हुए कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर द सच ऑफेंस, उसको क्या कर देगा, सेंटेंस देगा उसको फॉर द सच ऑफेंस टू बी द सेवरल पनिशमेंट, जितने भी उसने सेवरल पनिशमेंट किए हैं उसके लिए पनिशमेंट देगा, प्रेस्क्राइब्ड देयर फॉर विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, एंड द कोर्ट शेल कंसिडर्स द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, ऑर्डर सच पनिशमेंट टू बी रन कंकरेंटली और कॉन्सिक्यूटिवली। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसको कन्विक्ट किया गया है, एक ही ट्रायल के अंदर कन्विक्शन चल रहा है, उसका कन्विक्ट कर दिया गया है, और उसको जो पनिशमेंट दी गई है वो 2 और मोर ऑफेंसेस की ट्रायल चल रही है उसके ऊपर, तो कोर्ट क्या करेगा, सेंटेंस दे देगा उसको फॉर द सच ऑफेंसेस, जितने भी ऑफेंसेस उसने कमिट किए हैं उसके लिए उसको सेंटेंस दे देगा, टू दी सेवरल पनिशमेंट, जितनी भी सेवरल पनिशमेंट्स हैं उन सबकी उसको सेंटेंस दे दी जाएगी, प्रेस्क्राइब्ड देयर फोर विच द सच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन द कोर्ट शेल, जितने के लिए वो कॉम्पिटेंट है, जितने पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करने के लिए वो पनिशमेंट उसको देगा। द कोर्ट शेल क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि जो भी पनिशमेंट है वो कॉन्जिक्यूटिवली चलेगी एंड कंकरेंटली चलेगी, अगर वो कंसिडर करता है ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, मतलब जब वो ऑफेंसेस की ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे तब उसके बाद में कोर्ट ये डिसाइड करेगा, ऑर्डर देंगे कि जो ये पनिशमेंट है वो कंकरेंटली चलेगी, कॉन्जिक्यूटिवली चलेगी। है ना कि कनकरेंटली एंड कॉन्सिक्यूटिवली, इनका मतलब क्या होता है, कनकरेंटली का मतलब होता है साथ साथ, कि जितने भी उसने 3-4 ऑफेंसेस किए हैं तो तीनों चारों ऑफेंसेस की पनिशमेंट उसको साथ साथ मिल रही है। ठीक है, और एक होता है कॉन्सिक्यूटिवली, कॉन्सिक्यूटिवली मतलब पहले उसने एक ऑफेंस की पनिशमेंट जो भी सेंटेंस है वो कंप्लीट कर ली, देन उसको दूसरे की दी जाएगी, देन तीसरे की दी जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कोड के ऊपर कोड डिसाइड करेंगे, जब वो कंसीडर करेंगे ऑफेंसेस की ग्रेविटी को, देन वो डिसाइड करेंगे कि उनको कंकरेंटली दिया जाएगा एंड कॉन्जिक्यूटिवली, जब वो अपना ऑर्डर देते हैं उसके अंदर ये चीज लिखेंगे कि ये जो भी पनिश सेंटेंस है इसकी कॉन्करेंटली होगी, कॉन्जिक्यूटिवली होगी। ठीक है, एक साथ होगी या अलग अलग एक साथ हो सकती है, या फिर एक के बाद एक तरीके से हो सकती है कॉन्जिक्यूटिवली। सबसेक्शन सेकंड क्या बोल रखा है, इन द केस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस, अगर उसको कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस मिली है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक सेंटेंस अगर उसको मिली है, तो इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट व्हिच इट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन द कन्विक्शन ऑफ सिंगल ऑफेंस टू सेंड ऑफेंडर फॉर द ट्रायल बिफोर द हायर कोर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है, देखो अब किसी मजिस्ट्रेट, जैसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर कितनी होती है कि वो 3 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी अक्यूज्ड पर्सन है, कन्विक्टेड पर्सन है, उसको उन्होंने पनिशमेंट दे दी, थेफ्ट की पनिशमेंट भी दे दी उन्होंने, स्नैचिंग की भी दे दी एंड ग्रीवियस हर्ट की दे दी, और उन्होंने उसको कॉन्जिक्यूटिवली दी है।
ठीक है? तो अगर जैसे मान लो अगर थेफ्ट की उन्होंने 2 साल की दी है, स्नैचिंग की उन्होंने 1 साल की उसको पनिशमेंट दी है, ठीक है? तो कितने हो गए दोनों के मिला के 3 साल हो गए और उन्होंने ग्रीवियस हर्ट की उसको 2 साल की पनिशमेंट दे दी। तो ये उनकी पावर से एक्सीड कर गया ना, क्योंकि उनकी पावर है कि वो सिर्फ़ 3 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जब उनको जो पनिशमेंट ऑफेंसेस हैं, जब उनकी सेंटेंस को एग्रीगेट किया जाएगा, उनको प्लस किया जाएगा, तो पनिशमेंट कैसे हो जाएगी? एक्सीड कर जाएगी उनके लिमिट से। तो इस वजह से कि वो पनिशमेंट जो है, जो ऑफेंसेस का सेवरल ऑफेंसेस किए हैं, उनकी सेंटेंस जो है, पनिशमेंट जो जब उसका एग्रीगेट करते हैं, तो वो अगर किसी मजिस्ट्रेट की पावर से एक्सीड कर जाती है, तो इस वजह से केवल इसी वजह से हम वो जो मैटर है ना, उसको हायर कोर्ट के लिए भेज नहीं सकते हैं। कि केवल इसी रीज़न की वजह से हम क्या नहीं करेंगे नॉट सेंड द ऑफेंडर टू फॉर द ट्रायल ऑफ द हायर कोर्ट के लिए उसको नहीं भेजेंगे। ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो, इसमें क्या बोल रखा है कॉन्सेक्यूटिवली का मतलब होता है पहले हमने एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे दी जैसे ए, बी, सी करके 3 ऑफेंसेस हैं। तो पहले उसने एक ही जो भी ए की एक जो भी ए ऑफेंस है उसकी सेंटेंस उसने कंप्लीट की, देन बी की, देन सी की। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो उसकी पनिशमेंट है वो एक्सीड कर जाएगी। एग्रीगेट जब तीनों को किया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट की पावर से एक्सीड कर जाएगी लिमिट। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कितनी पावर है? 3 साल की है। और यहाँ अगर हम थेफ्ट, स्नैचिंग एंड ग्रीवियस हर्ट की उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, तो वो एक्सीड कर रही है 5 साल तक बैठ रही है वो, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसके पास पावर नहीं रही और वो उस जो भी ऑफेंडर है उसको उसकी ट्रायल के लिए उसको हायर कोर्ट के पास भेज दे, नहीं। ये केवल इसी वजह से उसको हायर कोर्ट के पास नहीं भेज सकते हैं। ठीक है? प्रोवाइडेड दैट इन नो केस सच पर्सन शैल बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर। ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है किसी भी केसेस के अंदर जो भी एग्रीगेट पनिशमेंट दी जा रही है ना, वो कितनी नहीं होनी चाहिए लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर। 20 साल से ज्यादा की पीरियड नहीं होना चाहिए। ठीक है? एंड सेकंड क्या बोल रखा था एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट व्हिच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर द सिंगल ऑफेंस। मतलब कोई भी कोर्ट है जो सिंगल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे सकता है, उसका ट्वाइस से ही होना चाहिए, उसकी ट्वाइस के एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितने दे सकते हैं? 3 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं किसी सिंगल ऑफेंस के लिए, यही इनकी कॉम्पिटेंसी है। ठीक है? अब इसमें क्या बोल रखा है कि जो एग्रीगेट पनिशमेंट्स होंगी ना, वो ट्वाइस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट जितना वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। 3 साल की वो कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट है 30 साल की पनिशमेंट देने के लिए, तो 30 का अगर ट्वाइस किया जाता है तो 6 ईयर हो जाते हैं। तो वो 6 ईयर से एक्सीड करके नहीं दे सकते हैं। 7 ईयर की, 8 ईयर की पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। सिर्फ और वो 6 ईयर की पनिशमेंट के लिए कॉम्पिटेंट है कि 6 ईयर की पनिशमेंट वो दे सकते हैं अगर एग्रीगेट पनिशमेंट अगर की जाती है तो। ठीक है? एग्रीगेट अगर पनिशमेंट है तो नॉट एक्सीड्स ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है? देखो इसमें क्या बोल रखा है सबसेक्शन थर्ड क्या बोल रखा है फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन। अब देखो कन्विक्टेड पर्सन क्या कर रहा है? अपील कर रहा है। ठीक है? जो भी उसको सेंटेंस मिली है उसके अगेंस्ट में वो अपील कर रहा है। तो द एग्रीगेट ऑफ द consecutive सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू द सिंगल सेंटेंस। तो देखो अब जो भी उसको एग्रीगेट पनिशमेंट मिली है ना कॉन्जिक्यूटिव के अंदर जो भी उसको एग्रीगेट पनिशमेंट मिली है उसके लिए वो जब वो अपील करेगा तो उस एग्रीगेट पनिशमेंट को कैसे माना जाएगा? सिंगल सेंटेंस माना जाएगा। सिंगल सेंटेंस कंसीडर करके ही उसकी अपील की जाएगी। ओके? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है? 26 क्या बोल रखा है? मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। तो इसमें किस तरीके से पावर्स को कन्फर किया जाता है और किसके लिए करते हैं, कौन करता है? तो इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस संहिता द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी मे बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय द नेम or in virtue of their office or classes of the office ऑफिशियल जनरली टू बी देयर ओ ऑफिशियल टाइटल। देखो इसमें क्या कर सकते हैं जो भी हमारे हाई कोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट अगर वो किसी पावर को कन्फर कर रहे हैं तो एक ऑर्डर पास करेंगे जिसमें जिस भी पर्सन को एम्पावर किया गया है, ठीक है, उसका नाम या तो उसका नाम में उसमें मेंशन किया जाएगा या उसका ऑफिस जो भी है या उसका जो ऑफिशियल टाइटल है उसको मेंशन करके उसको एम्पावर किया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है? एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन एम्पावर्ड। अब जिस दिन उस पर्सन को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा ना, जिस डेट को उसको कम्युनिकेट कर दिया जिसको हम एम्पावर्ड कर रहे हैं, उस पर्सन को जिस दिन कम्युनिकेट कर दिया जाएगा उस दिन से वो ऑर्डर क्या माना जाएगा कि इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है? 27 पावर ऑफ द ऑफिसर्स अपॉइंटेड। ठीक है? ऑफिसर जो अपॉइंटेड किए जाते हैं उनकी पावर्स किस तरीके से होती हैं? तो वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट हु हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट विद एनी पावर अंडर दिस संहिता, मतलब जिसको भी पावर इन्वेस्ट की है हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने,
तो वो क्या करेगा, अंडर दिस संहिता थ्रू आउट एनी लोकल एरिया इज अपॉइंटेड टू द इक्वल और द हायर ऑफिस ऑफ द same nature within the like local area under the state government. He shall, unless the High Court, state government as may be otherwise directed और has otherwise directed, एक्सरसाइज करेगा सेम पावर्स, जिस तरीके से जिस जो पोजीशन उसके लिए दी है, जिसके लिए उसको कन्फर किया गया, इन्वेस्ट की गई पावर्स, वही सारी पावर्स को क्या करेगा, सेम पावर्स को एक्सरसाइज करेगा लोकल एरियाज के अंदर जिसके अंदर उसको अपॉइंट किया गया है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, देखो विड्रॉल ऑफ द पावर, अब जो पावर्स दी गई है उनको विड्रॉ किस तरीके से किया जाएगा, तो द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑल और एनी ऑफ द पावर्स जो कन्फर्ड की गई है बाय इट अंडर दिस संहिता और ऑन एनी पर्सन और बाय एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू इट। ठीक है, तो जो भी उनके सबॉर्डिनेट है उनको या फिर जिस भी पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने जो पावर कन्फर की थी उनको क्या कर लेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे। या फिर सबसे सेकंड क्या बोल रखा है, एनी पर्सन जिसको कन्फर्ड किया गया था, कन्फर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिन्होंने क्या किया है, मे बी विदड्रॉ बाय द रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय हुम द सच पावर इज कन्फर्ड। अब देखो ऐसा हो गया, सीजीएम साहब ने, डीएम साहब ने भी किसी को अगर पावर कन्फर्ड की गई है तो वो भी क्या कर लेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे, जिस मजिस्ट्रेट को उन्होंने कन्फर की थी उसी से क्या कर लेंगे, उन पावर्स को विदड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 29 में क्या बोल रखा है, पावर ऑफ द जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। ठीक है, जो भी पावर्स होती है मजिस्ट्रेट एंड जजेस की वो एक्सरसाइज की जाती है किनके द्वारा, उनके जो सक्सेसर आते हैं ऑफिस में उनके द्वारा। ठीक है, देखो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता द पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ द जजेस एंड मजिस्ट्रेट में भी एक्सरसाइज और परफॉर्म की जाती है बाय सक्सेसर। जो भी पावर्स होती हैं, ड्यूटीज होती हैं किसी जज और मजिस्ट्रेट की, तो जब वो चले जाते हैं, जैसे उनका रिटायर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उनके जो भी सक्सेसर आते हैं ना, उनके द्वारा वो सेम पावर्स एंड ड्यूटीज को परफॉर्म किया जाता है। व्हेन देयर इज एन एनी डाउट एज टू हु इज अ सक्सेसर इन ऑफिस, अगर यहाँ कोई डाउट होता है कि सक्सेसर इन ऑफिस होगा कौन, ठीक है, किस केस के अंदर हो रहा है, द सेशन जज मे डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग द जज हु शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता और एनी प्रोसीडिंग और ऑर्डर अंडर दे वी डीम टू द सक्सेसर ऑफिस। ठीक है, अगर जहाँ जज को लेके कोई डाउट होता है कि कौन जज या सक्सेसर के तौर पे काम करेगा, तो वहां कौन डिसाइड करेगा, ये हमारे सेशन जज डिटरमाइन करेंगे कि मतलब कौन सा जज है जो सक्सेसर इन ऑफिस हो सकता है, तो वो एक ऑर्डर देंगे राइटिंग में कि फलाना फलाना जज है, ये क्या करेंगे, इस ऑफिस के अंदर एज अ सक्सेसर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अगर यहाँ डाउट आता है कि हु इज एन सक्सेसर, कौन होगा सक्सेसर इन ऑफिस द मजिस्ट्रेट का, मजिस्ट्रेट कोर्ट का कौन होगा, ठीक है, तो वहां किसके पास पावर होती है, हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास होती है, या फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनके पास पावर होती है। ठीक है, सीजीएम या डीएम साहब डिसाइड करते हैं, शैल रिमाइंड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, राइटिंग में देते हैं कि फलाना जो भी मजिस्ट्रेट्स होंगे वो क्या करेंगे, अपनी जो भी पावर्स हैं उनको फंक्शन करेंगे एंड वो क्या करेंगे, होल्ड करेंगे सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी क्लियर हो चुकी है क्या क्या पावर्स होती हैं इनकी। 29 तक हमने 21 से देखा था किस तरीके से पावर होते हैं। 21 में क्या बोल रखा था कि कौन कौन ट्रायल करेगा ऑफेंसेस का, तो बीएनएस के अंदर 3 कोर्ट है, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड जो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो बता रखे हैं वो हो जाएंगे। और अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनमें वुमेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी कौन होगी, शैल बी। ठीक है, शैली ट्रायल किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, वुमेन ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा था इसमें कि अगर आईबीएनएस के अलावा कोई और ऑफेंस किसी और किसी लॉ के अंदर अगर ऑफेंस कमिट होता है तो वहां अगर कोई कोर्ट मेंशन है तो उससे उसके द्वारा ट्रायल किया जाएगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो हाई कोर्ट या फिर जो भी फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जजेस की पावर क्या है, तो हाई कोर्ट के पास पावर होती है, वो कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। सेशन और एडिशनल जज भी ऑथोराइज्ड है कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन जब वो डेथ सेंटेंस देते हैं तो कंफर्मेशन चाहिए होता है उनको, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, सीजेएम साहब की पावर कितनी होती है कि वो 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या एक्सीडिंग 7 ईयर की पनिशमेंट नहीं दे सकते, ओनली 7 ईयर तक की पनिशमेंट वो दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं। फाइन की बात करते हैं तो 50,000 रुपीज का फाइन दे सकते हैं कम्युनिटी सर्विसेज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकते हैं, 10,000 रुपीज का फाइन एंड कम्युनिटी सर्विसेज के लिए लायबल होते हैं। ठीक है, देन 24 में डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की बात करता है, तो जो भी डिफॉल्ट जो पेमेंट होता है जितने टर्म उसके लिए दी जाती है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के लिए, वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉट इन एक्सीड नहीं करनी चाहिए, जो पावर्स है 23 में दे रखी है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 1/4 होना चाहिए जितने के लिए वो कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए, उसका 1/4 ही होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए।
और ये एडिशन में होती है, जो भी सब्स्टेंटिव सेंटेंस के एडिशन में होती है, जो भी पनिशमेंट अवॉइड की जाती है। 25 में बोल रखा है कि जहाँ सेवरल कन्विक्शन होते हैं, तो हर एक के लिए उसको क्या किया जाता है, उसको पनिशमेंट देते हैं। मतलब एग्रीगेट कर लेते हैं जो ऑफेंसेस है, सारे ऑफेंसेस के लिए उसको दी जाती है। एंड अगर वो ऑर्डर करेंगे, कोर्ट इसमें ऑर्डर करेंगे कि जो भी सेंटेंस होंगी वो कंकरेंटली चलेंगी या कॉन्जिक्यूटिवली। कंकरेंटली दैट मीन्स एक साथ चलेंगी, कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक। अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है कि कॉन्जिक्यूटिवली सेंटेंसेस चलेंगी, तो वहां अगर उनकी पावर से एक्सीड कर जाती है ना, जो एग्रीगेट पनिशमेंट है, वो उनकी अगर पावर से एक्सीड कर जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफेंडर को ट्रायल करने के लिए किसी हायर कोर्ट के पास भेज देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि इसमें प्रोवाइजो दे रखा है कि जो भी सेंटेंस दी जाएगी ना, वो 20 साल से एक्सीड नहीं होगी। एंड जो भी हमारा एग्रीगेट पनिशमेंट होगा, वो जो भी मजिस्ट्रेट जितना इन्फ्लिक्ट करने के लिए एम्पावर्ड है, कॉम्पिटेंट है, सिंगल ऑफेंसेस के अंदर, उसका ट्वाइस से एक्सीड नहीं करेगा एग्रीगेट पनिशमेंट, ठीक है। अपील के लिए करना है, तो जो भी एग्रीगेट पनिशमेंट है, उसको सिंगल सेंटेंस कंसीडर करके ही अपील की जाएगी। 26 में मोड कन्फर करते हैं पावर्स को किस तरीके से किया जाएगा, तो जिस दिन कम्युनिकेट किया है उस दिन से इफेक्ट माना जाएगा। 27 में अपॉइंटमेंट दे रखा है कि जिस भी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, वो सेम पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी कहते हैं। विड्रॉल दे रखा है कि हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको भी अपनी पावर दी है, उनको विड्रॉ कर सकते हैं। एनसीजेएम और डीएम ने जो भी दिया, उनको पावर को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेसर इन ऑफिस की बात करते हैं, तो कोई भी पर्सन है जो कि जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज होते हैं जज मजिस्ट्रेट की, वो परफॉर्म किया जाती है सक्सेसर इन ऑफिस के द्वारा। अगर यहाँ कोई डाउट होता है कि कौन सा जज इसमें सक्सेसर इन ऑफिस में हेल्प करेंगे, तो वो सेशन जज डिसाइड करते हैं। और अगर यही सीट मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर होती है, तो सीजेएम और डीएम साहब ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर 4 के ऊपर। देखो इसमें बोल रखे हैं पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, ठीक है। इसमें सुपीरियर ऑफिसर की पावर दे रखी है 30 के अंदर बस। एंड देन उसके बाद में एड की बात करता है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को अगर रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक की, तो वो किस तरीके से उसको एड करेंगे, ठीक है। 13 बोल रखा है पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो इसमें बोल रखा है पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन द रैंक टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर थ्रू आउट द लोकल एरियाज टू विच दे आर अपॉइंटेड एज में बी एक्सरसाइज बाय द सच ऑफिसर विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द स्टेशन। देखो इसमें बोल रखा है जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं रैंक में, किसी भी ऑफिसर इंचार्ज से जो सुपीरियर होते हैं, उनके पास में भी क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, में एक्सरसाइज कर सकते हैं सेम पावर्स। जो ऑफिसर इंचार्ज की जो पावर होती है, वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं थ्रू आउट द लोकल एरियाज के अंदर जहाँ उनको अपॉइंट किया जाता है। एंड में एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय द सच ऑफिसर विद इन, जो भी पावर्स उस ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा अपने लोकल लिमिट्स के अंदर, जो भी स्टेशन हाउस है उसके अंदर जिस तरीके से वो एक्सरसाइज करता है, वही पावर्स को जो सुपीरियर रैंक के जो ऑफिसर होते हैं, वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। 31 में क्या बोल रखा है, पब्लिक वैन टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट द पुलिस, एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड, ठीक है। हर एक व्यक्ति क्या होता है, बाउंड होता है कि वो मजिस्ट्रेट साहब की या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी अगर रीजनेबल डिमांड आती है, तो उनकी एड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन होम द सच मजिस्ट्रेट द पुलिस ऑफिसर इज अथोराइज टू अरेस्ट, मतलब जिसको भी वो अथोराइज है अरेस्ट करने के लिए, उसको टेक करने में, उसको प्रिवेंट करने में, एस्केप होने से, तो मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर जिसको अथोराइज है अरेस्ट करने के लिए, और वो एस्केप हो रहा है, तो उसको टेकिंग करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, जो भी ब्रीच ऑफ पीस जो हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए भी वो हेल्प ले सकते हैं। इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्ट टू बी कमिटेड इन दी पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई इंजरी कमिट हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, जो भी इंजरी कमिट हो रही है, उस किसी की भी पब्लिक की क्या ले सकते हैं, एड हेल्प ले सकते हैं, एड ले सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 32 क्या बोल रखा है, एड टू द पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द वारंट। देखो इसमें क्या बोल रखा है, व्हेन द वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन, किसी पर्सन को जो वारंट डायरेक्ट किया जाता है अदर देन द पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर किसी पर्सन को वारंट डायरेक्टेड किया जाता है, एनी अदर पर्सन में एड इन द एग्जीक्यूशन सच पर्सन, अब जिसको डायरेक्ट किया है तो वो, और अदर पर्सन जो होंगे ना, वो क्या करेंगे, एड करेंगे उसके जो वारंट है उसके एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे, वो लोग हेल्प करेंगे। If the such person to whom the warrant is directed to be the near at hand and acting in the execution warrant, अब उसको वारंट डायरेक्ट क्यों जा रहा है, किया जा रहा है, क्योंकि वो क्या है, नियर है, एट हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन द वारंट, ठीक है। नियर एट हैंड्स का मतलब वो, क्योंकि मतलब इतना टाइम नहीं है, इतना रीजनेबल सफिशिएंट टाइम नहीं है कि जिससे कि हम पुलिस ऑफिसर का वेट करें कि वो आएंगे देन एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अगर वो किसी भी जो पर्सन है
जो एग्जीक्यूशन कर सकता है वारंट का, तो मत उसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूशन के लिए उसको वारंट क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि पास में ही होगा, मतलब रीजनेबल प्रोमाइसिस के अंदर जो भी बोल सकते हैं सिचुएशन में इस तरीके से होगा, तो उसको कर देंगे। ठीक है। 33 क्या बोल रखा है, पब्लिक टू इन्फॉर्म पुलिस, सॉरी, पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द सर्टेन ऑफेंसेस। पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि कुछ सर्टेन ऑफेंसेस होते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन वो देती है। ठीक है। देखो, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इंटेंडेड इंटेंशन ऑफ एनी पर्सन कमिटेड। अगर कोई पर्सन अवेयर है कि कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है या किसी इंटेंशन है किसी पर्सन की ऐसा ऑफेंस कमिट करने की, तो एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस फॉलोइंग सेक्शन, जो भी इन फॉलोइंग सेक्शन में ऑफेंसेस पनिशेबल है, ऐसा ऑफेंस कोई कमिट हो रहा है या कोई इंटेंशन है किसी पर्सन की, ठीक है, तो उसकी क्या इन्फॉर्मेशन कौन देगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन देगी। देखो कौन कौन से ऑफेंसेस है, सेक्शन 103 टू 105। देखो ये हमारे कौन से डील करते हैं, जो मर्डर और कल्पिट होमिसाइड से डील करते हैं। ठीक है। सेक्शन 111 टू 113 ये हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट से डील करते हैं। सेक्शन 114 टू 144, ठीक है, ये कौन से ऑफेंसेस होते हैं हमारे, 114 टू 144, ये किडनैपिंग अबडक्शन जो होते हैं उनसे डील करते हैं। ठीक है। देन है 147 टू 157, जो हमारे ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं ये उनसे डील करते हैं। ठीक है। देन 178 टू 178 टू 182, देखो ये वाले जो ऑफेंसेस होते हैं वो जो करेंसी नोट्स होते हैं, ठीक है, एंड जो बैंकिंग स्टैम्प्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जो ऑफेंसेस होते हैं वो इसमें डील करते हैं। 189 टू 191, ये ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें हम पब्लिक ट्रैंक्विलिटी करते हैं, ये अनलॉफुल असेंबली वाला या फिर राउटिंग करते हैं, वो वाले ऑफेंसेस कमिट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं इसमें। सेक्शन 274 टू 280, देखो इसमें कौन से ऑफेंसेस आते हैं हमारे, 274 टू 280 के अंदर हमारे वो वाले ऑफेंसेस आते हैं जैसे कि पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो आते हैं 274 में और 280 में। 274 में वो आता है शायद अडल्ट्रेशन करते हैं फूड एंड ड्रिंक्स का वो, एंड एग्जैक्ट 280 के अंदर हमारा आता है शायद एटमोसफेयर को जो नॉक्सियस करते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, वो वाले ऑफेंसेस आते हैं। ठीक है। 307 जो है वो हमारा थेफ्ट के बारे में बात करता है, थेफ्ट अगर हम प्रिपरेशन करते हैं किसी की हर्ट वगैरह, ग्रीवियस हर्ट और डेथ कॉज करने की, वो वाला है। 309 टू 312, 309 टू ये रॉबरी और डेकोटी से रिलेटेड है। ठीक है। एंड 316, 300 में और इसमें जो दे रखा है इसमें हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दे रखा है। एंड देन 326 है टू 328, इसमें हमारा मिसचीफ, मिसचीफ के बारे में बात करता है। देन हमारा आता है सेक्शन 331 टू 332, अपॉन द पर्सन टू अवेयर फोर्थ विद, ठीक है। देखो ये कौन से ऑफेंसेस होते हैं, 331, इसमें हाउस ट्रेस पास वाला हो गया, ठीक है, यहाँ हाउस पर ट्रेस पास कर रहे हैं जब कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो वो वाले ऑफेंसेस हो गए। ठीक है। अगर ये सारे ऑफेंसेस हमारे कवर कर रहे हैं जो भी कोई पर्सन कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपॉन द पर्सन सो अवेयर, जो उस पर्सन अवेयर है इन सारे ऑफेंसेस के बारे में, फोर्थ विद गिव इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, तो वो इन्फॉर्मेशन देगा किसको, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देगा, पुलिस ऑफिसर को देगा, और द सच कमीशन इंटेंशन, जो भी कमीशन हो रहा है या इंटेंशन है कमिट करने की, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वो देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ द इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इन द कमिट। देखो इसमें ऑफेंस का मतलब क्या बोल रखा है, ऑफेंस का मतलब होता है कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर भी हो रहा है तो भी वो इसकी ही ऑफेंस की डेफिनेशन में ही आएगा। ठीक है। जैसे कि वो इंडिया के अंदर होता है उसी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा 34। 34 में क्या बोल रखा है, ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ पुलिस, सॉरी, अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। देखो उसमें बोल रखा है एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन द प्लेस, कोई भी पर्सन है जो एम्प्लॉयड है किसी विलेज वगैरह में, जैसे कि तहसील वगैरह में होते हैं इस तरीके से, ठीक है, स्कूल टीचर्स होते हैं वो सारे। ठीक है। एवरी पर्सन जो रिजाइडिंग करते हैं विलेज के अंदर शेल फोर्थ विद कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो वो क्या करेंगे, इमीडिएटली क्या करेंगे, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब है उनको या फिर जो भी हमारे ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के जो भी नियरेस्ट है उनको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, विच एवर नियरर, जो भी नियरर होगा उनको, एनी इन्फॉर्मेशन इफ ही पजेस रेस्पेक्टिवली, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है इन जो फॉलोइंग ग्राउंड्स इनके रिगार्डिंग, अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो कम्युनिकेट करेंगे मजिस्ट्रेट साहब को एंड ऑफिसर इंचार्ज को, जो भी नियरर होगा उनके लिए। देखो क्लॉज ए क्या बोल रखा है, द परमानेंट एंड द टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटिस रिसीवर और वेंडर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच प्लेस, मतलब कोई टेम्परेरी कोई रिजाइड कर रहा है, परमानेंटली रिजाइड करता है, जो कि क्या करता है, जो भी स्टोलन प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं उनसे डील करता है, उनको रिसीव वगैरह करते हैं, उनका वेंडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है।
सेकंड क्या बोल रखा है, द रिसॉर्ट ऑफ एनी प्लेस विद इन और द पैसेज थ्रू सच विलेज एनी पर्सन प्लेस ऑफ एनी पर्सन whom he knows or has reasonably suspected to be the, जहां उसको रीजनेबली सस्पेक्टेड होता है, नॉलेज है कि वो रॉबर एस्केप्ड कन्विक्टेड है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ऐसा कोई बंदा वहां पे रह रहा है। ठीक है। एंड द कमीशन ऑफ और इंटेंडेड टू कमिट इन द नियर द सच विलेज है नॉन कॉग्निजेबल of non-billable offenses or any offense punishable under 189 एंड 191 के अंदर जो भी हमारे अनलॉफुल असेंबली या फिर राउटिंग के लिए पनिशेबल है, या फिर कोई नॉन बिलेबल ऑफेंस कोई कमिट कर रहा है, या उसकी इंटेंशन है ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करने की विलेज में, विलेज के और पास। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, द अकरेंस इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन अननेचुरल डेथ or of any death under the suspicious circumstances or the discovery in or near such village of any corpus or part of the corpus in the circumstances which lead to be reasonable suspicion that the such death has been occurred or is disappearance from the such village of to of any person circumstances which lead to reasonable suspicion that a नॉन बिलेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन। ठीक है। ऐसा कुछ है कि कोई भी अननेचुरल या सडन कोई डेथ हो चुकी है, या फिर कोई इस तरीके से कॉर्पस वो रिसीव होती है जिसमें सस्पिशन होता है कि इसके साथ में जो भी पर्सन है इसने क्या किया, वो नॉन बिलेबल, यहाँ पे कोई नॉन बिलेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, उस पर्सन जो भी पर्सन है उसका रीजनेबल सस्पेक्टन है कि इस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसने क्या किया है, कोई भी नॉन बिलेबल ऑफेंस किया है, और इस तरीके से अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो वो वाला ऑफेंसेस हो जाएंगे। ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन देना, या द कमीशन ऑफ और इंटेंट टू कमिट इन एट एनी प्लेस आउट ऑफ द इंडिया नियर सच विलेज एनी एक्ट विच इफ कमिटेड इन इंडिया, किसी विलेज के पास में जो आउट ऑफ इंडिया है उसमें कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करना, इंटेंशन होना, would be an offense punishable under any law following section BNS के अंदर भी following section 103 हो गया, 105, 111, 12, 113, 178 to 181, 305, 307, 309 and 312। ठीक है। एंड क्लॉज एफ एंड जी ऑफ द सेक्शन 326 एंड 331 एंड 332। ठीक है। इन सारे ऑफेंसेस जो है बीएनएस के, जो ये इतने भी ऑफेंसेस हैं, इनके अंदर कोई भी पर्सन क्या करता है, उस इंटेंशन है या कमिट करता है कोई भी ऑफेंस, तो ऐसे विलेज के सामने जो कि विलेज के पास में नियर करता है, जो कि आउट ऑफ इंडिया है, अगर वो इंडिया के अंदर पनिशेबल कमिट करता तो जिस तरीके से वो पनिशेबल होता ना, तो उसी तरीके से यहाँ उसकी लाइबिलिटी होगी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है। एफ बोलता है एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर और द प्रिवेंशन द क्राइम और द सेफ्टी ऑफ द पर्सन प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिंग विच द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर मेड प्रीवियस कंसेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन डायरेक्टेड हिम टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इस तरीके से मेंटेनेंस वगैरह करना है, ऑर्डर वगैरह को मेंटेन करना है, इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है ऐसे ऑर्डर को, यहाँ से जो सेफ्टी है उसको क्या कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ऐसी चीजों को, प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो भी ऑर्डर वगैरह निकाला है उसके रिगार्डिंग अगर ऐसी कोई चीजें हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो देते हैं तो वो हमारे इसके सेक्शन के अंदर क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ऐसे सारे ऑफेंसेस की। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है, सबसेक्शन सेकंड के अंदर डेफिनेशन दे रखे हैं कुछ, जैसे कि ब्लेज क्या होता है, ब्लेज के अंदर लेंथ्स भी होती हैं। ठीक है। द एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होते हैं, इंक्लूडिंग एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफ एन ऑफेंडर बाय द कोर्ट और द अथॉरिटी इन any territory of India to which this Sanhita does not extend in respect of any act which if committed in the territory to which such Sanhita extend would be an offense punishable under any law for the time any law punishable under any of the offense punishable with imprisonment for 10 year or more और imprisonment for life और डेथ बीएनएस के अंदर। देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी पर्सन है जो कि कोर्ट के द्वारा या अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा टेरिटरी के अंदर जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है ना, जिसके ऊपर सस्पिशन है या जिसको रीजन टू बिलीव है कि उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें पनिशमेंट कितनी है, 10 ईयर की है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ की पनिशमेंट है, आईपीसी जो भी बीएनएस है उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है द वर्ड ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द विलेज मींस द मेंबर ऑफ द पंचायत और द विलेज इंक्लूड द हेडमैन और एनी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। देखो विलेज एम्प्लॉयड जो भी हमारा वर्ड था ना कि ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज, उसका मतलब क्या होता है, कोई भी पंचायत का मेंबर हो सकता है जिसमें हेडमैन हो सकता है विलेज का। ठीक है। एवरी पर्सन हो सकता है, अदर पर्सन हो सकते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं जो भी फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन विलेज के रिगार्डिंग, वो सारे के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए जिनको अपॉइंट किया गया वो सारे पर्सन इसके अंदर हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही। हमने इसमें जो भी चैप्टर थर्ड था एंड फोर्थ था उसको क्लियर किया है। अगर आपको कोई समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।